एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी ये भी फैलाई गई कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ में और वक्फ बोर्ड में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके रेगुलेशन में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वे कमिश्नर, वक्फ ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सारे लोगों को एक तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश की है और सारी पावर्स उनकी कर्टेल करके अपने कलेक्टर को इसको सारी पावर देने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे मैंडेटरी 2 नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक फैसले लेने के लिए शामिल करते हैं, तो फिर क्या वजह है कि आप हिंदू एंडोमेंट और टेम्पल बोर्ड्स में जो है ये मैंडेटरी किसी मुसलमान को नहीं रख सकते। आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, जिस दिन से पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से पेश किया गया है, तब से पूरे मुल्क में ख़ास तौर से मुसलमानों में ये बेचैनी है कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए, जो 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, हुकूमत ये चाहती है कि वक्फ की जो जायदादें हैं वो किसी तरीके से उन पे जो मुसलमानों का अपना कब्ज़ा है, जो उनका राइटफुल कब्ज़ा है, जिसको हमारा कहना चाहिए हमारा आइन जो है जिसको गारंटी करता है, उस पे किसी न किसी तरीके से सरकार कब्ज़ा करना चाहती है। इस बेचैनी की वजह से बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि वाकई में ये वक्फ एक्ट है क्या, या ये पिछला एक्ट क्या था, ये अमेंडमेंट्स क्या हैं और वक्फ जायदादें होती क्या हैं, इनकी हिफाजत किस तरीके से होनी चाहिए। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब। हैं तो एक यंग लेकिन एक डायनामिक वकील हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत सारे एरियाज़ हैं उनमें ख़ास तौर से वक्फ़ी इमलाक के हवाले से जो केसेस होते हैं उसको डील करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएं और उनसे वो बेसिक सवालात करने की कोशिश करें जो हर हिंदुस्तानी, हर मुसलमान के जहन में आते हैं। हम दिली खैर मकदम करते हैं एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब का। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वक्फ की जायदाद होती क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिसे हम कहते हैं और जिसके ऊपर लोगों की बहुत नज़र है, तो ये वक्फ होता क्या है? वक्फ को अगर सिंपली समझना है तो वक्फ की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वक्फ की डेफिनेशन है कि इट्स अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल पर्पस। बिल्कुल, ये बेसिक 3 पर्पजेस हैं और इसके अलावा जो है इसकी एक वाइडर डेफिनेशन है जिसमें पब्लिक पर्पजेस, सेमी पब्लिक पर्पजेस और प्राइवेट पर्पजेस, इन 3 कैटेगरीज़ में भी इसको डिवाइड करके देखा जा सकता है कि जो वक्फ अमलाक है, अगर उसको कोई भी ओनर एक परमानेंट डेडिकेशन कर देता है तो उसको अपनी ओनरशिप जो है अल्लाह के नाम पे शिफ्ट कर देनी होती है, और जब प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डेडिकेट हो जाती है तो फिर उसका फर्दर कोई ट्रांसफ़र, सेल, परचेस या एलिनेशन वो पॉसिबल नहीं होता, बल्कि वो जिस मकसद के लिए उसके अगराज़ और मकासद जो वक्फ के तय हो जाते हैं, चाहे वो पब्लिक पर्पज़ हो जिसमें जनरल पब्लिक बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, कोई भी हिंदू हो चाहे कोई गरीब मुसलमान किसी भी मज़हब का हो, अगर वो पब्लिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है तो उस पर्पस के लिए ही उसका इस्तेमाल मुख्तस हो जाएगा। तो क्या वक्फ की जायदादें, जैसे आम हिंदू ये समझता है कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो क्या वक्फ की जायदादें मतलब खैरुन्नास के लिए, आम लोगों के लिए भी, हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के इंसानों के लिए क्या वो वक्फ की जा सकती हैं? जी बिल्कुल वक्फ की जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये कैटेगरीज बताई कि अगर जो है वक्फ जो प्रॉपर्टी अगर डेडिकेट की जाती है अल्लाह के नाम पे, अगर उसका पर्पस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले से जो तयशुदा होते हैं, जो वक्फ डीड के ज़रिए से तय किए जाते हैं, अगर उन मकासद में पब्लिक पर्पसेस, जनरल पब्लिक पर्पसेस अगर शो किए जाते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी से होने वाले फ़ायदे से पब्लिक पर्पसेस भी अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पब्लिक वेलफेयर के लिए, बशमूल कि अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज बनाना है, धर्मशाला बनाना है, सारे मज़हब के मफाद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जब सेमी पब्लिक पर्पसेस आ जाते हैं जिसमें कुछ रिजर्वेशन होता है कि उसमें रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल होगा, तो आपको उसका सर्टेन पोर्शन जो भी उसका तय हो नफ़ा, वो उस तरफ डाइवर्ट करना होता है और बाकी जो नफ़ा होता है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है जो पब्लिक सेक्टर में जाता है। इसके अलावा जो एक थर्ड इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी ये भी वक्फ की आती है जो वक्फ अलल औलाद कहा जाते हैं, जिसके ज़रिए से वक्फ के प्राइवेटली पर्पजेस तय किए जाते हैं कि वक्फ जो वाकिफ़ होता है तो उसकी जो नस्लें जो चलेगी, उसके बेटे, उसके पोते, उसके पड़पोते,
वक्फ अलल औलाद के ज़रिए होने वाले नफ़े उन लोगों को पहुंचाए जाएंगे और जहां उनका लीनियज ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ के कानून के मुताबिक वो पब्लिक पर्पजेस के लिए डेडिकेट हो जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से भी जो है ये बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत भी लोगों के नफ़े के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और एक तरफ रिलीजियस और पायस पर्पजेस के लिए भी वक्फ का डेडिकेशन होता है। चूँकि मुसलमानों ने यहाँ पे तकरीबन 900 साल 800 साल जो है चूँकि हुकूमत की, मुस्लिम हुक्मरान रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उस दौरान जो है वक्फ की जायदादें जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल वक्फ करे और एक हाकिम करे, तो हाकिम ने ज़्यादा बड़ी जायदादें की हैं। तो क्या जो एक बात ये कहना चाहिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से वक्फ कर दी गई हैं, तो वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ किसी के नुकसान तो नहीं कर रही होंगी? एग्जैक्टली जो शुरुआत से भी जो आप जिस तरह आपने मिसाल दी कि जो पहले जो राजा महाराजा भी थे वो वक्फ करते थे, जो मुस्लिम लोग रहते थे। अच्छा, उनके भी सारे जो, क्योंकि वक्फ लॉ में अगर आप देखेंगे तो बाय लॉ ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है। क्या बात है। एक नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। उसकी सिर्फ शराइत ये है कि उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक भी वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा। तो अगर कोई हिंदू भी वक्फ के ज़रिए हॉस्पिटल बनाना चाहता है या कोई यतीम खाना बनाना चाहता है तो उस पर्पस के लिए भी वक्फ किया जा सकता है। क्या ऐसी मिसालें हैं जिसमें जो पुराने राजा और कहना चाहिए महाराजा थे, इन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, क्योंकि मुसलमान उनकी अपनी रियाया थे, तो उनकी बहबूद के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं? जी, ऐसी बहुत सारी मिसालें जो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद की तरफ के जो इलाके हैं, मराठवाड़ा के तरफ जो इलाके हैं, उन इलाकों में कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि नॉन मुस्लिम्स ने भी कुछ वक्फ किए हैं जिसके ज़रिए से पब्लिक वेलफेयर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आज भी अचीव हो रहे हैं उसके ज़रिए से। बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये कि इसके लिए चूंकि वक्फ जो है आज से नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है कि वक्फ के ऊपर कानून बना होगा। वो जो कानून बना ख़ास तौर से 1995 वक्फ एक्ट जो है, उसके ताल्लुक से तो कोई बहुत एतराज़ नहीं था लोगों को। अचानक उस वक्फ एक्ट में क्या कमी हुई कि उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है और वक्फ बिल 2024 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया? इसको समझने के लिए इम्तियाज़ भाई जो है इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया कहाँ से। जी। इसको सबसे पहले 2022 में हरनाथ सिंह यादव ने एक प्राइवेट बिल के ज़रिए पार्लियामेंट में पेश किया और उस पेश करने का उन्होंने तरीका ये अपनाया कि इसको बहुत मोटिवेटेड तरीके से उसको प्रपोज किया। और वो तरीका ये था कि जो ये इम्प्रेशन दिया गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ 2009 के बाद से ऑलमोस्ट डबल स्पाइक हो गई है। अच्छा। और एक प्रोजेक्शन ये फैलाया गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो वो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है और इन शॉर्ट अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो अपीजमेंट हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोजेक्शन ये दिया गया कि ये मुस्लिम अपीजमेंट का बहुत बड़ा रास्ता है और जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ प्रॉपर्टीज़ वो सोली मुसलमानों के भले के लिए और उनके नफ़े के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल की जानी है और उनको अपीज़ किया जाना है। और इसलिए जो है इसमें जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल, एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी ये भी फैलाई गई कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ में और वक्फ बोर्ड में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके रेगुलेशन में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। वक्फ एक्ट 1995 अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के सारे एस्पेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट है तो वो वक्फ है। क्या बात है। वक्फ में आज़ादी से पहले से भी जो है वक्फ के एक्ट बनते हुए आए हैं। 1955 में भी वक्फ एक्ट बना हुआ है, 1995 में भी एक्ट बना, 2013 में अमेंडमेंट आया और अभी नए अमेंडमेंट की जो है बात ये जो चल रही है। तो ये सारे एक्ट भी कहाँ से पास हो रहे हैं? क्या बात, मुल्क की पार्लियामेंट से पास हो रहे हैं। और उस एक्ट में जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है वो स्ट्रक्चर में क्या शामिल है? सर्वे ऑफिसर शामिल है। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे एक प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया जाता है कि आप क्या समझते हैं कि कोई प्रॉपर्टी को अगर आप वक्फ कह दे तो वो वक्फ हो जाएगी। ये आजकल बहुत सारा मीडिया में बहुत ज़ोरों शोर से चालू है कि अगर मुसलमान जो है वो चाहे तो कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बना दे। जी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक पूरा एक्ट शामिल है जिसमें एक सर्वे कमिश्नर है जो प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करेगा और उस सर्वे कमिश्नर को सिविल कोर्ट की पावर दी गई। क्या बात कि वो किसी को भी समन करेगा और उससे जो है उस प्रॉपर्टी के कागजात मंगाएगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा कि आप बताइए कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को सबमिट करेगा करेगा और वक्फ बोर्ड
कौन नॉमिनेट करता है, उसमें मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? Government। गवर्नमेंट करती है। सही बात है। वक्फ बोर्ड वो रिपोर्ट के बाद अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है बिल्कुल बिल्कुल। विद अप्रूवल, और स्टेट गवर्नमेंट जब अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तब वो अपने गैजेट में वक्फ के ये प्रॉपर्टीज वक्फ है, इसकी फुल्ली इंक्वायरी हो चुकी है, नाउ वी आर सेटिस्फाइड, तब उसको वक्फ डिक्लेयर करती है और गैजेट में शाये करती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतनी सराहतें हैं कि बोर्ड है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, उसमें ऑफिसर्स सब होते हैं, सारे ऑफिसर्स के साथ ही चीज़ होती है, तो फिर आपको क्या लगता है क्या इंटेंशन है, क्यों ये इस तरीके की चीज़ लाई जा रही है कि इसमें शफाफियत आनी चाहिए और उसमें अमेंडमेंट जो है उसकी बात हो रही है? जी, जब ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 जिस वक्त पार्लियामेंट में पेश किया गया, आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं कि इस अमेंडमेंट में इसको लाने का मकसद क्या है जी। लेकिन आप उस अमेंडमेंट को देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा सब्सटेंशियल रीज़न नहीं है कि वाई 1995 का एक्ट जो है वो इनइफेक्टिव क्यों साबित हो रहा है। गवर्नमेंट ने उसके रीजंस नहीं दिए, बल्कि उन्होंने क्या कोशिश की है कि सारे 1995 एक्ट को ओवरहॉल करने की कोशिश की है, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की है। जबकि अगर देखा जाए तो 1995 के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो भी गवर्नमेंट बॉडीज में ही शुमार किए जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको गवर्नमेंट जो है 2024 एक्ट के जरिए सब्सटेंशियली जो है वो रिप्लेस करना चाह रही है। तो ये अमेंडमेंट की बजाय एक रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। कोई भी अमेंडमेंट बिल अगर आप देखेंगे तो बहुत माइनर अमेंडमेंट के साथ जो है वो आता है जी। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 देखेंगे तो वो 43 अमेंडमेंट्स के साथ आता है। तो बचा क्या फिर एक्ट में कि ये जो कहना चाहिए वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है 2024, ये है क्या? इसमें बहुत बुनियादी चीज़ें जो है, सबसे प्राइम जो सस्पिशियस जो लोग देख रहे हैं इसमें कि मुसलमानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा या ओवरऑल वक्फ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो चीज़ें जाती है वो सबसे बड़ी ओवरहॉलिंग है कि उन्होंने जो सर्वे कमिश्नर, वक्फ ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सारे लोगों को एक तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश की है और सारी पावर्स उनकी कर्टेल करके अपने कलेक्टर को इसको सारी पावर देने की कोशिश की है। और सबसे एस्टॉनिशिंग बात जो है इस अमेंडमेंट के ज़रिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि आइंदा से वक्फ के मुतालिक के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, इसका डिसीजन जो है वो कलेक्टर लेगा, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ लेंगी और ये तय भी वो लोग रेवेन्यू एक्ट के अंदर करेंगे जो महसूल के कवानीन। जी 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 जी। जबकि ऑलरेडी जो है वक्फ कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता तो अब तक तो वक्फ एक्ट रहता ही नहीं। सही बात। तो ये क्या वजह है कि वो सारी पावर से यहाँ से लेकर एक एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा सिस्टम रिप्लेस करना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन से लेके एक इंडिविजुअल को देना चाहते हैं, एक इंडिविजुअल को देना चाहते हैं। और सबसे अहम बात कि वक्फ एक्ट जो है ये एक प्राइवेट लॉ है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो मजहब से रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको पर्सनल लॉ गवर्न करते हैं, उसको एडमिनिस्टर और रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का उस पर एक कानून बना हुआ है। जी बिल्कुल। अब इसको अगर जो है, अगर आप जो है पब्लिक लॉ, अगर आप रेवेन्यू लॉ देखेंगे तो वो कॉमन लॉ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक कॉमन लॉ, पब्लिक लॉ के जरिए प्राइवेट लॉ को रेगुलेट नहीं कर सकते कि अगर कोई मजहब जो है ये बोलता है कि मैं फला चीज जो है वो फला आदमी को दूं, तो आप पब्लिक लॉ के जरिए हुकूमत मुझे नहीं बता सकती, डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप इनको नहीं इनको भी दो। इनको बिल्कुल है, ये तो वाकिफ का वो दस्तूर के आर्टिकल 25, 29, 20, 30 इन सारों के खिलाफ हो जाएगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो कहना चाहिए ऐसी हैं, जैसे आपने बताया कि 24 इस तरीके के अमेंडमेंट्स जो है इसमें वो किए गए हैं। ख़ास तौर से हम सुनते हैं कि उसमें कि जो बोर्ड बने उसमें एक गैर मुस्लिम हो, इसका क्या मतलब है? इसमें जो दो स्टेजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग एक्ट है और जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल है उसमें भी, एक तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और एक वक्फ बोर्ड होता है। अभी जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि इसमें जो है अब विमेंस की शमूलियत जो है वो मैंडेटरी होगी और इसके अलावा जो है वो दो नॉन मुस्लिम्स को रखना भी ज़रूरी होगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ को भी देखेंगे तो उसमें कोई प्रोहिबिशन पहले भी नहीं था। क्या बात है? अगर आप देखेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ जो प्रोविजन है कि मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम्स को अप्लाई भी कर सकते हैं कि जो एक्सपर्ट ऑन पर्सनल लॉ होगा वो कोई भी हो सकता क्या है। बात है? अगर आप पर्सनल लॉ के एक्सपर्ट्स देखेंगे जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में जिन्होंने मशहूर किताबें लिखी है, जो कानून में अदालतों में रिफर होती है, वो पर्सनल लॉ पे देखेंगे तो सर फिरदौसी मुल्ला जो पारसी थे, बिल्कुल उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे हुए कवानीन वो रिफर किए जाते हैं।
तो ये प्रोविजन पहले भी प्रोहिबिटेड नहीं था। गवर्नमेंट को इजाजत थी कि अगर वो चाहती तो काउंसिल में उस तरीके के लोगों को रखती थी उनकी एक्सपर्टीज की बुनियाद पे। उसके अलावा एक और उसमें जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ है उसमें बॉडी में ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज होने चाहिए। उसमें भी कोई प्रोविजनल कंडीशन नहीं है कि वो मुस्लिम होना चाहिए। सही बात है। अभी सिर्फ ये चेंज हो गया कि अब ये एक प्रोजेक्शन के तौर पर कि मैंडेटरीली आपको हिंदू रखना है। तो इसको हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि वो पहले भी एग्जिस्टिंग जो है वो ऐसी कोई नहीं थी, पहले मुमानियत नहीं थी, लेकिन अभी अगर कंपल्शन किया जा रहा है तो कहीं आपको नहीं लगता क्या इसका मतलब यह है कि अगर वो 2 एक्सपर्ट नहीं भी हुए तो आपको शामिल करना है? और ऐसे लोग जिनकी मेंटालिटी अगर मुस्लिम मुखालिफ हुई तो यकीनन वो बाधा या परेशानी का बात होंगे। एग्जैक्टली वो तो हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं है। मुसलमानों को खदशा क्या है, या तो एक कॉमन तरीके पे भी अगर आप देखेंगे तो मुल्क में जो कवानीन बनते हैं, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी नहीं रहना चाहिए, दूसरे इक्वालिटी पे बेस रहना चाहिए, और उसके अलावा जो सराउंडिंग लॉज हैं उनसे भी मुताबिकत रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मैंडेटरी 2 नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ के प्रॉपर्टीज के मुतालिक फैसले लेने के लिए शामिल करते हैं तो फिर क्या वजह है कि आप हिंदू एंडोमेंट और टेम्पल बोर्ड्स में जो है ये मैंडेटरी किसी मुसलमान को नहीं रख सकते। बहुत अच्छा। हिंदू टेम्पल बोर्ड्स में ये मैंडेटरी है कि उसमें बोर्ड के मेंबर सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे, और वो भी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वो हिंदू भी ऐसे होंगे जिन पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की डेफिनेशन के मुताबिक हिंदू नहीं, उस डेफिनेशन में बौद्ध, जैन, सिख ये लोग भी शामिल हैं। अच्छा। उस डेफिनेशन के मुताबिक नहीं होंगे। इनके अलावा जो प्योर मुस्लिम यानी जो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय यही रहेंगे, सिर्फ प्योरली वही हिंदू होंगे। तो आप ये इक्वालिटी के खिलाफ हो गया। इस तरफ आप चाहते हैं कि इक्वालिटी सारे फैटर्निटी के बुनियादों पर जो है सेकुलरिज्म की बुनियादों पे बॉडी बने, लेकिन जब बात जो है हिंदू एंडोमेंट और टेम्पल बोर्ड्स की बात आती है तो आप वहाँ पे दूसरा कानून लागू करना चाह रहे हैं। तो ये तो नियत का खदशा लोगों को है कि अगर इस तरह से बॉडी बनेगी, या तो आप इक्वालिटी करिए, अगर आप इक्वालिटी का दावा कर रहे हैं तो इक्वालिटी को बरकरार रखिए, या तो यहाँ भी ना करिए वहाँ भी ना करिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसके अलावा कौन सा अहम खदशा है जिसकी वजह से जो हमारे अपने लोग जो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे 2 लोग आ गए और कलेक्टर के हाथ में चला गया, इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा खतरनाक है? आप ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसके बहुत सारे लेयर्स हैं जी। सबसे पहला लेयर तो है कि सर्वे कमिश्नर को उन्होंने हटा दिया जी। अभी प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल के जरिए कि जितनी भी पेंडिंग सर्वेज हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, इमीडिएटली सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग भी आपको कलेक्टर को ट्रांसफर कर देनी है। क्या बात, नंबर 1। तो इस तरह से तो वक्फ सर्वे का ऑफिसर उस सारी पोजीशन ही खत्म हो गई। इसकी सेकंड लेयर ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है वक्फ की प्रॉपर्टीज से मुतालिक, तो वक्फ बोर्ड तय करेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। सही। ये पावर भी निकाल कर कलेक्टर के पास दे दी गई कि अब कलेक्टर जो है वो तय करेगा। इसका मतलब ये कि वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड का सारी ताकत खत्म करके और जब कलेक्टर को दे दिया गया। तीसरी लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, मुल्क में तकरीबन 70 ट्राइब्यूनल है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ट्राइब्यूनल है। कॉमन लॉ ये कहता है कि कोई भी ट्राइब्यूनल का फैसला जो है वो फाइनल रहेगा, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल के जरिए कहा यह जा रहा है कि ट्राइब्यूनल का फैसला अब खत्म ही नहीं होगा, फाइनल नहीं रहेगा। अच्छा। तो फिर ट्राइब्यूनल का मतलब क्या हुआ? और जबकि उस ट्राइब्यूनल में 3 लोग की बॉडी जो है ट्राइब्यूनल कहलाती है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूटेड ट्राइब्यूनल होता है, जिसमें जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का क्लास 1 ऑफिसर होगा, दूसरा पब्लिक सर्विसेज का ऑफिसर होगा, और तीसरा लीगल एक्सपर्ट होगा। तो ये पोजीशन ही अगर वक्फ, फिर तो वक्फ ट्राइब्यूनल का काम ही क्या रहेगा। और वो पावर फिर उससे नीचे आकर कलेक्टर को दी जा रही है। वो लेवल ऑफ अथॉरिटी वो क्वाज़ी जुडिशियल है। कलेक्टर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो अगर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऑर्डर को अगर ट्राइब्यूनल जो एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है वो अगर स्टे नहीं कर सकती, वो अगर एडजुडिकेट नहीं कर सकती, तो फिर ये तो सारा सिस्टम उल्टा कर दिया बिल्कुल जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि अगर ये रेवेन्यू एक्ट के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं कि रेवेन्यूज में जो एंट्रीज होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड राइट, फिर उनकी प्रोसीडिंग अलग है कि आपको तहसीलदार के पास एंट्री करनी है, फिर उसके बाद अव्वल कारकुन है, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट है। तो एक तरफ तो आप जो है वक्फ ट्राइब्यूनल की जो जुडिशियल पावर है रिव्यू की, वो तो कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव लेवल की जो बॉडीज हैं उनको पावर देते चले जा रहे हैं। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप फोकस करना चाहें कि जो खतरनाक साबित हो सकती है
जैसे आपने 24 बताई थी। इसमें जो है अगर आप देखेंगे कि जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल है जी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि आपको इस अगर ये एक्ट जो है वो बन जाता है या बिल जो है वो पास हो जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 6 महीनों में रजिस्टर करना है। अगर आप 6 महीनों में रजिस्टर नहीं कर पाते तो आप जो है किसी भी सिविल कोर्ट में कोई भी वक्फ के बिहाफ पे कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकते, कोई भी अपील नहीं फाइल कर सकते। अब आप अगर पैन इंडिया लेवल पे देखेंगे तो कोई भी 6 महीने में कोई पॉसिबल ही नहीं है। रजिस्टर्ड अगर आप वक्फ देखेंगे तो पैन इंडिया जो है वो 4,90,000 रजिस्टर्ड वक्फ एग्जिस्टिंग है, नॉन रजिस्टर्ड की तो बात ही दूसरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये 6 महीने का वक्त जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर ये अगर इतलाक हो जाता है तो इससे कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो रह जाएंगी। क्या लगता है आपको, क्या इंटेंशन है? चूंकि एज अ लीगल एक्सपर्ट आपने जो बात बताई कि जो एक्ट ऑलरेडी था उसमें वो सारी चीज़ें थी और वो अपने तौर पे चल रहा था, और अमेंडमेंट उस वक्त होता है जब ये कि आदमी को अंदेशा होता है या सरकारों को लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। उसमें दो एक चीज़ें, ये पूरे लॉ को बदल करके बोर्ड की इख्तियारात को सीधे कलेक्टर को, एक इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर देने का जो मामला है, आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट कि क्या मकसद इसके पीछे सरकार का हो सकता है? सरकार का मकसद जानना, ये इस पर कमेंट करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वी कैन ऑलवेज गो बाय द डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली। तो जो डॉक्यूमेंट इन हैंड हमको जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत कंफ्यूज्ड माइंड्स लग रहे हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि आप जो है वो ट्राइब्यूनल की पावर ले लो, दूसरी तरफ जो है कोर्ट भी ना जाओ जी। तो ये जुडिशरी को भी अंडरमाइन करता है। बिल्कुल। इंटेंशन हालांकि ज़बानी तौर पे देखा जाए तो इसका एक उन्होंने इंटेंशन ये भी बताया है और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ने अपनी स्पीचेस में भी कहा है कि सच्चर कमेटी का उन्होंने हवाला दिया है और मुसलमानों के प्रोटेक्शन और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि वो सच्चर कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन थे उनको हो बहू क्यों नहीं उसका एक्ट में कन्वर्ट कर देते? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये इतलाक क्यों नहीं कर देते? सही है। उसमें इतने सारे सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? सिलेक्टिव प्लस मैनिपुलेटिव क्यों हो रहे हैं? जी। व्हाई दे आर ट्राइंग टू डिक्टेट द टर्म्स? जबकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर सही मंशा पे चलना चाहे और उनकी नीयत साफ हो, गवर्नमेंट को तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अपने पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए करे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल हो। जी जी। वक्फ प्रॉपर्टीज को इस तरह रेगुलराइज करें, इस तरह उसको एडमिनिस्टर करें कि उससे बहुत सारे पब्लिक वर्क्स और जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो कहना चाहिए वक्फ बोर्ड से जिनका इल्हाक है, जाहिर सी बात है कि वो अपने इनकम का एक सर्टेन अमाउंट जो है वो बहरल स्टेट को कहना चाहिए देते हैं और वो वेलफेयर ही के लिए, हम तो यही समझते हैं कि वो वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये खदशात जो भी हों, अमेंडमेंट जिस तरीके से भी आए हों, अभी चूंकि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कहना चाहिए कमेटी को दिया गया है, आपको क्या लगता है क्या स्टेटस है और क्या हो सकता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अपने पब्लिक ओपिनियंस और सजेशंस के लिए उन्होंने इनवाइट किया है। ये तो एक प्रोसीजर है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये तय करना होगा कि इस एक्ट को वो फिल्टर करना चाहते हैं या उसको टोटली निकालना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो मुख्तलिफ माइंड्स पे मुश्तमिल है, तो वो लोग कन्विंस कैसे होते हैं? उनको कन्विंस करना गवर्नमेंट का काम है कि वो इतने डाइवर्सिफाइड उनके इंटेंशंस और प्रोविजन पे वो लोग सेटिस्फाई एक कंसेंसस किस तरह फॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए कि सबसे जो फंडामेंटल हमारा डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पैरामीटर्स पे अगर फिल्टर करें और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग 1995, ऐसा नहीं कि 1995 एक्ट जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स की जरूरत है, एक कुछ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत है, ना कि ओवरहॉलिंग की जरूरत है। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप जो एक कहना चाहिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड को, कमेटी को सौंपा गया है इसका पूरा मामला, तो ऐसे में एक आम मुसलमान को, एक आम इंडियन को क्या करना चाहिए बजाय कहना चाहिए जज्बाती बातें करने के? करना क्या चाहिए एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुनासिब हो हमारे लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी इशू सामने आता है तो वो जिस स्टेज पर है और उस स्टेज पर जितने जितने प्रिकॉशंस या जो भी तरीक़ाकार कॉन्स्टिट्यूशनली और पार्लियामेंट के ज़रिए या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ज़रिए तय किए जाते हैं,
एक नेचुरल रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तरीके पर जी। ये गवर्नमेंट बाउंड होती है कि उस तरीके से उस इश्यू को डील करे। और ये पब्लिक ओपिनियन और सजेशंस मांगना और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सामने आए इस तरह के नोटिसेस जारी करना, ये भी नेचुरल जस्टिस का एक हिस्सा समझा जी। जाता है, क्योंकि उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है Follow कोई भी कानून बनाने के लिए। तो ये हमारी बहैसियत एक हिंदुस्तानी और एक शहरी होने के, ये कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, जी जी बल्कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप आपका एक इस्टेब्लिश्ड है, यू मस्ट पार्टिसिपेट एंड ऑन दैट स्टेज। अभी की स्टेज जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टेज है। जब वो लोग सजेशंस के लिए उन्होंने नोटिस किया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जिस वे में भी आपको सजेस्ट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड बनता है। जी जी जब अगर आपको दिक्कत है और आपने यहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया है और जब वो कानून बन जाएगा, जब आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से होगा, सही बात है। और जब वो कोर्ट में जाएगा तो आपकी ये सजेशंस ऑब्जेक्शंस जो है ये माने जॉइंट रखेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकॉर्ड पर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो रिकॉर्ड जो है जब कोर्ट में जब मैटर जाएगा तब आप जब वो चैलेंज होगा तो ये सारी चीज़ें कोर्ट भी उसको इवेलुएट करती है। जी जी तो ये रिकॉर्ड क्रिएट करना और जो भी इनविटेशन कमेटी की तरफ से आए या गवर्नमेंट की तरफ से आए तो उसको पॉजिटिवली उसको एंटिसिपेट करते हुए उसको उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोसीजर और प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लान करते हैं कि आगे भी उसमें जो है अगर आपको ऑब्जेक्शन है, प्रॉब्लम है और आप उसको कोर्ट के लेवल पे भी उसको देखना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसकी मुखालफत करना चाहते हैं, तब ये चीज़ें भी उसमें माना रखती हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब। बात जब चली है तो हमारे तो दिल हो रहा था कि इस पर मज़ीद बात हो, लेकिन ये कि चूँकि एक कंस्ट्रेंट होता है टाइम का हमारे अपने व्यूवर्स के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें आपसे बात करने के बाद सामने आई हैं उसमें यकीनन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये समझा होगा कि ये वक्फ का मामला है क्या। इसमें इस पूरी गुफ्तगू में जो हासिल गुफ्तगू है वो ये बात है कि अब अभी मौका है आपके पास, बजाय सड़कों पे उतरने के, बजाय जज्बाती बातें करने के, अभी आपके पास मौका ये है कि जिस तरीके से आपके रिव्यूज़ मंगाए गए हैं, आपके व्यूज़ मंगाए गए हैं, आप इस मौके को गनीमत जानते हुए हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी समझे। ये वक्फ जो है वो किसी ऐसा नहीं कि किसी कहना चाहिए वक्फ की जो जायदाद हैं उन्हीं को, मस्जिदों को और जो हमारे अदारे हैं उन्हीं को उसमें आगे आना चाहिए, बल्कि ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने। कल पछताने से बहुत बेहतर है कि आज जो है आप अपना काम कर जाएं।